वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञानी क्लासेस। आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले हमने एक यूनिट तैयार करी थी, फर्स्ट यूनिट, और उससे इसके बारे में फर्स्ट पार्ट हमने उसके बारे में डिस्कस किया। और फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि द लिविंग वर्ल्ड के जो लिविंग फीचर्स होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन किया था, और उनके किस कौन कौन से फीचर्स होते हैं उनको एक एक डिटेल में हमने जाना था, जो भी उनके लिविंग फीचर्स के स्ट्रक्चर होते हैं। तो उसको जाकर हम पहले, अगर आपको देखना है तो उसको जाकर आप फर्स्ट पार्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इसी का सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट जो है पहली यूनिट का ही द लिविंग वर्ल्ड का सेकंड पार्ट है। ठीक है, जिसमें हमने पहले जाना था कि डीएनए जो है ऑल लिविंग, जितने भी मटेरियल होते हैं, जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं, वो सब सेम जो है ना जेनेटिक मटेरियल जो है शेयरिंग करते हैं। यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल सब में पाया जाता है, यानी कि सब में डीएनए पाया जाता है। तो जेनेटिक मटेरियल शेयरिंग जो है सब में पाई जाती है। ये एनसीईआरटी की आपकी लाइन है। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा है। और फिर उसके बाद हमने जाना था कि डाइवर्सिटी के क्या होती है। डाइवर्सिटी जो वेरियस टाइप के जो एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई और सब जो भी हमें दिखाई देता है, लिविंग एंटिटी जितने भी होते हैं, वो सब मिलकर क्या बनाते हैं, हमारी बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। बायोडाइवर्सिटी वेरी करता है अलग अलग लेवल पर, यानी कि वेरियस लेवल पर अलग अलग तरीके से इसको मेजर किया जाता है। जेनेटिक लेवल पर इसकी वेरिएबिलिटी अलग होती है, जेनेटिक लेवल पर अलग अलग तरीके से होता है कि किसी का जेनेटिक मटेरियल कितना, किसमें कितने क्रोमोसोम्स हैं, किसमें कितने क्रोमोसोम्स नहीं है। ठीक है, और किसको किसके बीच में जो है कि इंटरब्रीडिंग हो सकती है, किसमें ब्रीडिंग हो सकती है, किसमें नहीं हो सकती। ठीक है ना, किसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, नहीं होगा, ये सब सारी चीज़ों पर। स्पीसीज डाइवर्सिटी यानी कि एक ही इलाके में या एक ही टेरेस्ट्रियल या एक पर्टिकुलर एरिया में कई तरह की स्पीसीज रहती हैं, जिनका जेनेटिक लेवल पर भी वेरी करते हैं और स्पीसीज लेवल पर भी वेरी करते हैं। जैसे कि हमारे घर के आसपास हम कुत्ते भी देखते हैं, बिल्ली देखते हैं, गाय देखते हैं, भैंस देखते हैं। ये सब अगर देखा जाए तो स्पीसीज इनकी अलग अलग है। और सिर्फ जानवरों में ही नहीं, प्लांट्स भी हमें कई तरह के देखने को मिलते हैं। ये सब हमारा जो इकोसिस्टम मिलकर बनाते हैं, वो क्या बनाते हैं, बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। तो ये अलग अलग वेरियस लेवल पर, यानी कि अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरीके से हम जेनेटिक वेरिएबिलिटी या स्पीसीज या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के घर के आसपास या हमारे आसपास जो तालाब वगैरह होता है उसकी बायोडाइवर्सिटी, यानी कि उसके अंदर का जो लिविंग वर्ल्ड है वो अलग चलता है, और हमारा जो टेरेस्ट्रियल है वो अलग चलता है। शहरों में सभी लोग अलग तरीके से रहते हैं, और गाँव में वगैरह में जो पेड़ों पर जैसे चिड़िया वगैरह रहती हैं, शहरों में चिड़िया या जानवर कम देखने को मिलते हैं, वहाँ ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वहाँ आसपास ज़्यादा घूमते हुए मिलते हैं। शहरों में जो है जब आउटर में जाते हैं तब हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से जो इकोसिस्टम है उस पर भी वेरी करता है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का हमें देखने को मिलता है। समुद्र में अलग तरह का रहता है। फाइलोजेनेटिक डाइवर्सिटी है कि जो डाइवर्सिटी, जैसे ओरिजिन, कोई 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 जीव होता है कि सिर्फ वो फलानी जगह पर ही पाया जाता है। जैसे कि जो घड़ियाल है वो सिर्फ हमारे यहाँ ही पाए जाते हैं, ठीक है, और कहीं नहीं पाए जाते हैं। और किंग कोबराज है वो हमारे यहाँ पाया जाता है, और ब्लैक मामा है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो कुछ तरह की इस तरह की रहती है कि फाइलोजेनिक डाइवर्सिटी रहती है, यानी कि कुछ चीज़ें जैसे अमेरिकन अलग दिखाई देते हैं, चाइनीज अलग दिखाई देते हैं, और हम अलग दिखाई देते हैं। तो इनकी क्या है कि ये ओरिजिन जैसे हुआ, जैसे डेवलपमेंट हुआ ह्यूमो सेपियंस का, उसके आधार पर इनकी डाइवर्सिटी मिलती है। उनका हैबिटाट्स अलग है, उनका खान पान अलग है, उनका रहन सहन अलग है। इनका इनमें जो डिफरेंस है उसी को ही हम, और डिफरेंस होने के बाद भी साथ में रहते हैं और एक साथ होमो सेपियंस ही बुलाया जाता है। तो वो डाइवर्सिटी जो है अलग अलग एंटिटीज, इसको कहते हैं। और टोटल अगर इस तरह से जो स्पीसीज हैं, टोटल स्पीसीज की अगर संख्या हम देखें तो वो कितनी है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 1.7 टू 1.8 मिलियन। ठीक है, कैसी हैं, टेक्सोनोमिक नॉन स्पीसीज, यानी कि इतनी स्पीसीज जो हैं हमें नॉन है। ठीक है, यानी कि उनके बारे में हमें सारी जानकारी है, उनके बारे में हम पूरी तरीके से उनको क्लासीफाई कर चुके हैं। और 1.7 टू 1.8 मिलियन, यानी कि मिलियंस में जो स्पीसीज हैं उनके बारे में हमने डिटेल में जाना हुआ है, उनको क्लासीफाई किया हुआ है। अब सोचिए कि अगर कहीं पर, जैसे हमारे यहाँ डॉग्स को बोला जाता है, डॉग बोला जाता है, कुत्ता बोला जाता है। गांव वगैरह में कहीं इधर पूर्वांचल वगैरह में चले जाओ तो उनको कुक्कुर बुलाया जाता है। ठीक है, या अगर रशिया में चले जाओ तो उसी डॉग को जो है सबाना बुलाया जाता है, सबाना, सबाका। तो अलग अलग जगह पर एक ही किसी एनिमल या किसी स्पीसीज का कई सारे नाम वेरी करते हैं। ठीक है ना, जैसे आम को देखा जाए तो किसी के यहाँ पर
तोतई आम पाया जाता है, कहीं बम्बई आम पाया जाता है, कहीं पर जो है दशहरी आम पाया जाता है। तो ये है आम की वैरायटी, लेकिन आम की वैरायटी अलग अलग जगह पर लोकल नेम्स जो हैं वो बदलते रहते हैं। और इतना ही नहीं, जो इनमें इतने सारी स्पीसीज हो जाती है कि एक ही जगह पर बहुत सारे हमें जीव देखने को मिल जाते हैं, उनको क्लासीफाई करना बहुत ज़रूरी है। सोचो इतने सारे स्पीसीज होने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ की, एक क्लासिफिकेशन की, जिससे कि उनकी प्रॉपर स्टडी की जा सके, उनके बारे में जाना जा सके, उनको समझा जा सके। अगर कोई चीज़ है हम गूगल पर डाल रहे हैं और मान लो कॉकरोच के बारे में डालें, तो कॉकरोच के बारे में हमें कैसे पता चलेगा वो किससे बिलोंग करता है, कौन सी फैमिली उसकी, किस तरह का उसका ऑर्डर होगा, या वो किस तरह से उसकी सिमिलरिटी हमसे कैसे सिमिलर है, उसका क्या चीज़ सिमिलर है, ठीक है ना, और कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ। तो ये सब सारी जो जानकारी है इनको कंपाइल करके रखना, और उसका क्या नाम होना चाहिए किसी भी नए जीव का, इन सब की जरूरत पड़ती है। इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है उनके क्लासिफिकेशन की, यानी कि इतने सारे जीव जंतु होने के लिए और फिर उनको एक प्रॉपर स्टडी करने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, एक क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन की मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑर्गेनिज्म द वर्ल्ड कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एंड स्टडीज डिस्क्राइब द इंडिविजुअल ऑन इट्स ऑन, यानी कि उनको स्टडी करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, क्लासिफिकेशन है। तो देयर इज द नीड स्टैंडर्डाइज द नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आफ्टर द प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑर्डर द स्टडी एंड डाइवर्स ऑफ लाइफ फॉर्म, यानी कि जब हमें प्रॉपर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी हमें जीव मिला और वो हमने पहले कभी नहीं देखा, तो हम उसका पूरा आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसको एक नया नाम देते हैं, स्टैंडर्डाइज नाम देते हैं। अब हमने उसको देखा कि हमें डॉग जैसा लग रहा है तो हमने उसको डॉग नाम रख दिया, लेकिन वो डॉग ना होकर कोई और हो जो हमें लग रहा है डॉग जैसा, तो उसका एक प्रॉपर नाम होना चाहिए। या फिर हमारे यहाँ उसको डॉग बोल रहे हैं, कहीं और जाकर उसको कुछ और बोल रहे हैं, ठीक है, तो एक ऐसा नाम होना चाहिए कि कहीं पर भी चले जाओ पूरी दुनिया में एक जैसा नाम रहे, ठीक है। इस तरह का एक स्टैंडर्ड स्टडी होना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो अरेंजमेंट इसका जो क्लासिफिकेशन करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है जिसको बोलते हैं टेक्सोनॉमी, ठीक है। टेक्सोनॉमी क्या करता है कि टेक्सोनॉमी उस पर्टिकुलर स्पीसीज को या पर्टिकुलर जीव को पूरी तरीके से क्लासिफाई करने की क्या रहती है, एक प्रैक्टिस, एक साइंस है। टेक्सोनॉमी इज द प्रैक्टिस एंड साइंस कंसर्न विद क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन, यानी कि किसी भी स्पीसीज को कैटेगराइजेशन करने के लिए या क्लासिफिकेशन करने के लिए जिस साइंस या जिस प्रैक्टिस की हम हेल्प लेते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, टेक्सोनॉमी। ये टेक्सोनॉमी जो वर्ड है, ठीक है, इसमें जो टेक्सा वर्ड होता है, ठीक है, टेक्सा और टेक्सॉन, टेक्सॉन जो सिंगुलर है और टेक्सा जो है कई सारी चीज़ों को, यानी कि कई सारे टेक्स कैटेगरीज को मिलाकर, यानी कई सारी कैटेगरीज को मिलाकर एक कंप्लीट वर्ड बोला जाता है टेक्सा, ठीक है, जो आगे अभी ये समझेंगे किस तरीके से। तो जो टेक्सोनॉमी है, टेक्सोनॉमी जो वर्ड दिया, ठीक है, क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें जरूरत क्यों पड़ी अभी हमने ये जाना। और टेक्सोनॉमी जो वर्ड है वो दिया एपी कंडोले, एपी दे कंडोले ने दिया 1813 में, ठीक है। ये नाम जो है टेक्सोनॉमी वर्ड ये इन्होंने दिया, और साथ में टेक्सोनॉमी की जो ब्रॉड मीनिंग है उसको भी समझाया, ठीक है। इसके अलावा 1970 में मिसलर डिफाइन ने टेक्सोनॉमिक बायोलॉजी नाम की एक बुक लिखी, जिसमें टेक्सोनॉमी वर्ड का जो वर्ड से जो कन्फ्यूजन होता था टेक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन वगैरह में और सिस्टमैटिक्स में, अभी आगे जानेंगे कि सिस्टमैटिक क्या है और टेक्सोनॉमी, ये दोनों काफ़ी सिमिलर हैं और काफ़ी क्या बहुत हद तक सिमिलर है, एक ही है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब सिस्टमैटिक की बात आती है तो उसके ओरिजिन के बारे में भी हम बात करते हैं, यानी कि कोई भी एंटिटी अगर उसके बारे में वो कहाँ से किस जगह से बिलोंग करता है, कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनके साथ उसकी सिमिलरिटीज़ हैं, इसके बारे में तो हम जान लेते हैं, लेकिन उसके एवोल्यूशन को नहीं जान पाते हैं। जब एवोल्यूशन के बारे में अभी अगर हमें जानकारी मिले किसी भी टेक्सोनॉमी के द्वारा, तो उस कंडीशन में हम उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक, यानी कि टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक एक ही चीज़ है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर समझो, ये देखो जो टेक्सोनॉमी है उसके 4 पॉइंट्स होते हैं, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और इकोलॉजिकल, यानी कि इकोलॉजिकली वो किस तरीके से इंपॉर्टेंस रखता है। तो टेक्सोनॉमी के 4 ये पॉइंट्स होते हैं
जिसमें कोई भी अगर नया जीव होता है तो उसको सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छा ये इस तरीके से दिखाई देता है, इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है, बाहर से कैसा मॉर्फोलॉजिकली कैसा दिखाई दे रहा है, किस किस चीज़ से इसका मिल रहा है, कहाँ पर ये कौन कौन सी चीज़ें खाता है, कहाँ रहता है, कितनी देर सोता है, ठीक है, कि और कितने जीव पैदा करता है, या सब सारी चीज़ें, और कौन कौन से इलाके में ज़्यादा पाया जा रहा है, कहाँ कहाँ पर ये जाता है, माइग्रेट करता है, ये सब सारी चीज़ें हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, या और ये चीज़ें हमें किससे मिलती जुलती लगती हैं। जब हम ये सब सारी चीज़ें कंपाइल कर रहे होते हैं तब हमें जानने को मिलता है कि ये किससे सिमिलर मिल रहा है। फिर उसके बाद उसको क्लासीफाई कर देते हैं कि ये तो उस ग्रुप से मिलता जुलता है, ठीक है, और उस ग्रुप से मिलता जुलता है तो उस ग्रुप के काफ़ी सिमिलरिटीज, क्या काफ़ी करेक्टर उससे मिल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसके ग्रुप को डिसाइड करते चलते हैं। फिर उसके बाद उसका नॉमेनक्लेचर, यानी कि उसका नाम रखा जाता है, कोई एक जो नाम उसको सजेस्ट किया जाता है। यानी कि जनरली ये होता है कि जो वैज्ञानिक या जो ऑथर जो उसको सर्च करता है या ढूंढता है या सबसे पहले देखता है या जो उसके बारे में पूरी जानकारी मुहैया कराता है या उस पर प्रॉपर स्टडी करता है, उसी के नाम पर से वो जो नाम, या तो उसके नाम की जो स्पीसीज दे देते हैं, या फिर वो जो नाम सजेस्ट करता है उसके अकॉर्डिंग उसको नॉमेनक्लेचर में उसका नाम रख देते हैं। और उसकी इकोलॉजिकली क्या इंपॉर्टेंस है इस बारे में भी ध्यान में रखा जाता है। तो ये सारी जानकारी तो हमें सिर्फ सिंपल टेक्सोनॉमी से पता चल जाती है, यानी कि जो क्लासिफिकेशन है, टेक्सोनॉमी अगर किसी का पता है तो उससे हमें ये सारी जानकारी मिल जाती है। लेकिन अगर हम बात करें इस टेक्सोनॉमी में फाइलोजेनी अगर ऐड कर दें, फाइलोजेनी क्या है? द रिप्रेजेंट ऑफ द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहले से मौजूद है हमारे पास टेक्सोनॉमी में, जो पहले से थे, उनके साथ उनका जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसको भी अगर हम ऐड कर दें तो यहाँ पर बन जाती है टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी, क्या बन जाती है? सिस्टमैटिक। ठीक है, तो ये जो सिस्टमैटिक्स है, इसमें सिस्टमैटिक में जो ओल्ड सिस्टमैटिक भी दो तरह का था। ठीक है, सिस्टमैटिक ऐसा है हमारा, दो तरह का सिस्टमैटिक है। सबसे पहले था ओल्ड टेक्सोनॉमी या ओल्ड टेक्सोनॉमी, फिर उसके बाद आया मॉडर्न टेक्सोनॉमी। जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी है उसी को ही सिस्टमैटिक कहते हैं। ठीक है, जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी थी उसमें क्या रहा कि ओल्ड टेक्सोनॉमी जो थी पहले के टाइम में क्या था कि टेक्सोनॉमी मतलब किसी भी जीव को अगर आइडेंटिफाई करना है और उसको कैटेगराइज करना है, उसको क्लासीफाई करना है, उसको जानना है, उसके बारे में प्रॉपर स्टडी करनी है, तो उसके लिए क्या करते थे कि उसको बाहर से जो मॉर्फोलॉजिकली जो करेक्टर्स होते थे उनको देखकर, उनके जो वेजिटेटिव करेक्टर्स होते थे उनको देखकर उसको कैटेगराइज कर दिया जाता था। लेकिन बाद में जो है ये जो ओल्ड टेक्सोनॉमी थी इस तरह की, जो क्लासिकल टेक्सोनॉमी जिसको बोला जाता है, ये कैरोलस लीनियस के टाइम की थी, 17-18 सेंचुरी के समथिंग। बाद में मॉडर्न टेक्सोनॉमी जब आई तो उसमें सिर्फ बाहर से मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चर्स को देखकर प्रॉपर स्टडी नहीं की जाती थी, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी जानकारियाँ नहीं मिल पाती थी। तो फिर बाद में जो है न्यू मॉडर्न टेक्सोनॉमी का इजाद हुआ, मतलब उसको और डेवलप किया, अपग्रेड किया। ठीक है, तो उसमें इंटरनल एनाटमी, उसकी बाहरी मॉर्फोलॉजी, उसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वो कौन कौन से सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है, वो डेवलपमेंटल प्रोसेस, कौन कौन से डेवलपमेंटल प्रोसेस से गुजरता है, इकोलॉजिकली क्या उसका इंफॉर्मेशन, यानी कि क्या वो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रखता है, कौन कौन सी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रखता है, प्लस उसकी टेक्सोनॉमी एंड फाइलोजेनी, ये दोनों चीज़ें हम उसमें रखते थे। ठीक है, इसके साथ जो है कोई भी अगर हमको नया जीव जब मिलता है, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं? कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? कैटेगराइज करते हैं, और साथ में उसकी जो टेक्सोनॉमी है, ठीक है, क्लासिफिकेशन करने के साथ उसको टेक्सोनॉमी में, और जो टेक्सोनॉमी है तो उसको नॉमेनक्लेचर, यानी कि उसका नाम रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कैटेगराइज करने के लिए उसके कई सारे टेक्सोनॉमी में फीचर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि उसमें जो नॉमेनक्लेचर करने के लिए, जैसे इसमें टेक्सोन, जो टेक्सोन वर्ड था, जैसे बताया था ना, एक कैटेगरी को बिलोंग करता है टेक्सोन, सिंगल स्पेसिफिक कैटेगरी को। ठीक है, इसी तरीके से जो टेक्सोन वर्ड है वो या तो किंगडम को दर्शाएगा, या किसी फाइलम को, या डिवीजन को, या क्लास को। ठीक है, ये किसी एक चीज को। ठीक है, ये सिंगुलर टेक्सोन। और टेक्सा अगर बात करें तो पूरा इसका जो डिस्क्रिप्शन है, पूरा क्लासिफिकेशन इसमें बात करते हैं। और अगर इसकी बात करें तो ये ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं, यानी कि ये कैटेगरीज जिसमें इसको रखा जा रहा है। और इसकी जो कैटेगरीज हैं ये जो कैटेगरीज बनाई गई हैं इनकी सिमिलर उनके करेक्टर्स के आधार पर, यानी कि कुछ चीज़ें जो उनमें सब में कॉमन मिलेगी। अगर ये देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा बड़ा
ठीक है, बड़ा ग्रुप होता है, ठीक है। इनको कैटेगरीज को जो है ग्रुप वाइज बांटा हुआ है, यानी कि ये सबसे बड़ा ग्रुप, फिर उससे ये छोटा ग्रुप, फिर उसके बाद ये छोटा ग्रुप, ये सबसे छोटा ग्रुप कौन सा होता है इसमें? स्पीसीज। स्पीसीज सबसे छोटा ग्रुप होता है। और लेकिन इसमें जो स्पीसीज में जो स्पीसीज रहती हैं या जो एंटिटीज रहती हैं, जो एनिमल्स रहते हैं, उनमें जो सिमिलरिटीज रहती हैं वो सबसे ज्यादा रहती हैं। अगर सिमिलरिटीज के बेसिस पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा सिमिलरिटी कहाँ मिलेगी? स्पीसीज में। लेकिन अगर ग्रुप वाइज देखा जाए तो ग्रुप में ज्यादा एनिमल्स कहाँ आएंगे? तो वो आएंगे हमारे किंगडम में। तो ये एक एक जो किंगडम, फाइलम, डिवीजन है, क्लास है, ये सब क्या है? यहाँ पर कैटेगरीज हैं। और ये क्या हमारे टैक्सॉन है, यानी कि जो उसमें उनको नाम को दर्शाता है। यानी कि जो किंगडम है, जैसे प्लांट ही है, प्लांट है तो प्लांटी, और अगर एनिमल है तो एनिमल। यानी कि अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे? सबसे पहले हम जो सबसे बड़ा ग्रुप के ये एनिमल है या प्लांट है, ये अगर डिसाइड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे कि ये प्लांट है तो ये कौन से वाले प्लांट से बिलोंग करता हुआ, यानी कि कौन से वाले प्लांट से इसकी सिमिलरिटी ज्यादा है। तो उसके अकॉर्डिंग उसको धीरे धीरे हम क्लासीफाई करेंगे, ग्रुप में बांटते जाएंगे। उसी को बांटने के साथ साथ उसको नाम देते जाएंगे, ठीक है। कि जैसे उसमें अगर 2 बीज आते हैं तो डाइकॉट में डाल दिया। एंजियोस्पर्म है, यानी कि उसके ओरिजिन कहाँ से है, ठीक है ना, ओरिजिन बता रहा है। एंजियोस्पर्म क्या बता रहा है? उसका ओरिजिन ब्रायोफाइटा ग्रुप से है या एंजियोस्पर्म से है या टेरिडोफाइटा से। तो ये एंजियोस्पर्म से आता है, तो एंजियोस्पर्म वाले ग्रुप से डाल दिया। प्लांट तो है ही, एंजियोस्पर्म वाले ग्रुप से आता है। वहीं डाइकोटिलेडोन्स का क्या मतलब है? यहाँ पर इस ग्रुप में डालने का मतलब है कि उसके 2 बीज पाए जाते हैं, और देखा उसका तो 2 बीज मिलते हैं, तो डाइकोटिलेडोन्स बोल दिया। फिर उसमें स्पेंडल्स पाए जाते हैं, उसके किस तरीके से? फिर आर्किडीज, फिर मैग्नीफेरा इंडिका। ये क्या है? उसका जीनस। जीनस क्या है? कि एक पर्टिकुलर जिसमें ज्यादा सिमिलरिटीज है, यानी कि मैग्नीफेरा, मैंगो का ही नाम है, ये मैंगो का नाम है मैग्नीफेरा इंडिका, और ये इसके क्या दर्शा रहा है? इसकी टैक्सॉन को, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं, टैक्सोनॉमी करते हैं, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास। अच्छा, एक और चीज है कि इसमें फाइलम और डिवीजन में ध्यान रखना कि कभी भी प्लांट को अगर क्लासिफिकेशन करना है तो प्लांट के क्लासिफिकेशन में हमेशा डिवीजन का इस्तेमाल किया जाता है, और एनिमल के क्लासिफिकेशन में हमेशा फाइलम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे थे यहाँ पर नॉमेनक्लेचर की, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर को ये कैसे डिसाइड करेंगे कि किसका क्या नाम रखा जाए? तो इसके लिए कुछ गवर्नमेंट बॉडीज रहती हैं जो कि एक सिस्टम बनाया गया है कि जब भी आप कभी कोई नया जीव, एनिमल या कोई वायरस या कोई प्लांट या फिर कोई बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है, या फिर कोई जूलॉजिकल यानी कि कोई एनिमल या कोई प्लांट वगैरह पाएंगे, तो उसके लिए ये सम सर्टेन बॉडीज बनाई हुई हैं, कुछ सिस्टम बनाए हुए हैं जो कि क्या करते हैं? कोड्स बनाए गए हैं। यानी कि कोड क्या है? ये सिस्टम जो है, इनके कोड में कुछ इनके रूल्स होते हैं, और उस रूल्स के अकॉर्डिंग ही उसका नाम रखना होता है, और उनको नाम को डिसाइड किया जाता है इनके अकॉर्डिंग, और फिर इनको भेजा जाता है। फिर ये करते हैं कि हाँ, वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये नाम, इसके जो इसका क्लासिफिकेशन किया गया है वो वेरीफाई किया जाता है कि हाँ ठीक है या नहीं। तो अकॉर्डिंग टू इनके सर्टेन, यानी कि कोड ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर के कुछ कोड्स बनाए गए हैं जो कि ICBN, ICZN और ICVN और ICNCP, ठीक है, इनके द्वारा इनको गए। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, यानी कि जितने प्लांट्स हैं उनको इसके अकॉर्डिंग नॉमेनक्लेचर किया जाएगा, उनका नाम रखा जाएगा। और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के द्वारा जो जितने भी एनिमल्स हैं उनके नाम को रखा जाएगा। तो अगर बात करें किसी के नॉमेनक्लेचर की, तो पहले क्या होता था कि, और अभी भी देखा होगा कि हर जगह अपने अकॉर्डिंग सब नाम रख लेते हैं, लेकिन जब कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो वो देखता है कि उसको किसी और नाम से बुलाता है, तो पहचान कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए उसके लिए साइंटिफिक नेम रखना बहुत जरूरी है। जो लोकल नेम होता है हर जगह काम नहीं करता है। साइंटिफिक नेम जो है, साइंटिफिक नेम रखना बहुत जरूरी है, जिससे कि सबको स्टैंडर्डाइज नेम मिले। स्टैंडर्डाइज मतलब कि उनको कहीं से भी कोई भी व्यक्ति आए, चाहे वो अमेरिका में चला जाए, चाइना में चले जाए, जापान में चले जाए, उसको उसी नाम से बुलाया जाए। जैसे कि मैग्नीफेरा इंडिका, हमने उसका देखा मैंगो का नाम, अगर कहीं भी चले जाओ, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी चले जाओ, कहीं पर भी बोलोगे मैग्नीफेरा इंडिका, दैट मीन उसका नाम आम की बात हो रही है। लेकिन कहीं पर आम बोलोगे, हापुस आम बोलोगे, या तोतई आम बोलोगे, या दशहरी बोलोगे, तो वो नहीं समझ पाएगा। लेकिन मैग्नीफेरा इंडिका अगर इस्तेमाल किया जाएगा नाम, तो वो हर जगह सेम जो है समझ जाएगा हर कोई। तो इसके लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड नेम देना बहुत जरूरी है, इसी को बोलते हैं हम उसका साइंटिफिक नेम, ठीक है।
तो यानी कि कोई भी जीव, यानी कि अभी हमने देखा 1.7 टू 1.8 मिलियन जो स्पीसीज हैं उनका साइंटिफिक नेम रखना बहुत ज़रूरी था। तो उनका साइंटिफिक नेम रखना जो है उसके कुछ अपने क्या होते हैं, नियम होते हैं। तो सबसे पहले जो ओल्ड सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग ही, तो उसमें काफ़ी बदलाव किया और धीरे धीरे, तो सबसे पहले जो ये बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर जो कि कैरोलस लीनियस ने, ठीक है, प्रतिपादित किया। प्रतिपादित मतलब उन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया हम लोगों के लिए कि जो भी नाम है वो कैरोलस लीनियस होना चाहिए। और इन्होंने अपने नाम में भी चेंज किया, इनका कैरोलस लीनियस नाम नहीं था, इनका जो नाम था कैरोलस वॉन लिन था। और इन्होंने अपना नाम को भी चेंज किया, इनका 3 वर्ड का नाम था उन्होंने 2 वर्ड में किया, और अपना नाम भी चेंज किया। और जितने भी प्लांट्स इन्होंने स्टडी की अपनी बुक में, स्पीसीज ऑफ प्लांट्रम और सिस्टमेटिक नेचरी, ठीक है, इन्होंने 2 बुक अपनी पब्लिश की। उन दोनों बुक्स में जितने भी एनिमल और प्लांट्स को उन्होंने स्टडी किया सबका नाम जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के साथ उन्होंने दिया। तो उसमें जो इन्होंने बताया कि जो पहला जो वर्ड रहेगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, यानी कि 2 वर्ड का नाम होना चाहिए, और उसमें जो पहला वर्ड रहेगा वो उसके जेनेरिक एफिड को, यानी कि उसके जीनस को दर्शाएगा, और वहीं जो उसका दूसरा नाम रहेगा उसके ट्रैवल को दर्शाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जब आम की अगर हम बात करें तो आम बहुत तरह का मिलता है, यानी कि एक ही आम है लेकिन कई तरीके का मिलता है। या डॉग की बात करें तो एक ही होते, सब कुत्ते ही हैं लेकिन बहुत तरह के कुत्ते रहते हैं। तो उन सारे डॉग्स का, ठीक है, जो कि कुछ जर्मन शेपर्ड हुआ या ये सब हुए, तो इन कुत्तों का है तो डॉग्स, लेकिन इनका जो ये जो स्पेसिफिक नेम है, स्पेसिफिक एपिथेट और ट्राइबल नेम ये अलग अलग हो जाता है, यानी कि स्पीसीज नेम तो बदल जाती है लेकिन इनका जीनस सेम रहता है, क्योंकि उनका ग्रुप काफी ज्यादा सिमिलर करते हैं। इसके ऊपर जैसे सोलेनम ट्यूबरसम, ये पोटैटो का नाम है, तो सोलेनम ट्यूबरसम जो है ये इसका नाम जो है, इसका पहले वाला जो वर्ड है सोलेनम क्या दर्शाता है इसके जीनस को, और ट्यूबरसम क्या दर्शाता है इनके जीनस को, ठीक है। इसके कुछ सर्टेन नियम भी बनाए हुए हैं, वो आगे हम देखेंगे। और उससे पहले ये जानो कि जो लीनियस सर थे उन्होंने क्या किया, 1 मई 1753 में और 1 अगस्त 1958 में इन्होंने 2 बुक पब्लिश करी, ठीक है, सिस्टमा नेचरी और स्पीसीज प्लांट्रम। देखते हैं क्या है किसी भी नाम को रखने के नियम क्या है, ठीक है। तो मैग्नीफेरा इंडिका हमने एग्जांपल के लिए लिया है, यहाँ पर मैग्नीफेरा इंडिका जैसे लिखा हुआ है इसी तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका जो पहला लेटर, यानी कि जो भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो भी नाम लिखेंगे उसमें से फर्स्ट लेटर ऑफ रहेगा वो कैसा रहेगा, जेनेरिक नेम रहेगा, जो कि इसका पहला अल्फाबेट जो है कैपिटल लेटर का रहेगा। फर्स्ट लेटर कैसा रहेगा, कैपिटल लेटर रहेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है जो दूसरा वाला है, जो सेकंड वाला जो नेम रहेगा वो कैसा रहेगा, वो स्मॉल लेटर से शुरू रहेगा, ठीक है। यानी कि जो स्पीसीज का रहेगी स्पीसीज नेम वो स्मॉल लेटर में रहेगी, और जो जीनस है उसका पहला लेटर जो है कैपिटल, बाकी सब स्मॉल लेटर में। वहीं दूसरी तरफ अगर हम फ्री हैंड से लिख रहे हैं, ठीक है, किससे लिख रहे हैं, फ्री हैंड से अगर लिख रहे हैं तो इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, थोड़ा सा अंडरलाइन करके लिखा जाएगा, ठीक है, इसको लिखा जाएगा अंडरलाइन। और अगर इसको कंप्यूटराइज तरीके से लिख रहे हैं तो इसको इटैलिक वर्ड में लिखा जाएगा, थोड़ा सा झुका के, जैसे इसमें लिखा हुआ है। तो ये कंप्यूटराइज लिखा हुआ है तो इसलिए इसको कैसे लिखा है हमने, इटैलिक वर्ड में। और अगर इसको हम हाथ से लिखते हैं तो नीचे इसको हम क्या करते हैं, इसमें अंडरलाइन कर देते हैं। वहीं दूसरा जो है नेम ऑफ साइंटिस्ट का जो है, जो भी इसको नाम को प्रपोज किया है उसके अकॉर्डिंग उसका जो नाम है, तो जैसे लिन का जो है, लिन जो लगा हुआ है लास्ट में, कैरोलस लीनियस ने इनका नाम जो है सब दिया था अपनी बुक में, तो उसके अकॉर्डिंग अब तक ये नाम सेम ऐसे ही चलता हुआ आ रहा है। तो उनके नाम की वजह से यहाँ पर उनका जो शॉर्ट फॉर्म, नाम का जो शॉर्ट फॉर्म है उसको यहाँ पर लिन दर्शाया गया, ठीक है। तो उसका नेम ऑफ साइंटिस्ट शुड बी रिटन इन द शॉर्ट आफ्टर द स्पेसिफिक नेम, यानी कि उनके नाम को शॉर्ट करके लिन लिखकर यहाँ पर लिख दिया है। साइंटिफिक नेम शुड बी derived from the Latin या Greek language, as they are the dead language and will not the change। यानी कि कोई भी जो नाम है चाहे जीनस में या स्पीसीज में,
कोई भी जो नाम का जो इस्तेमाल किया जाएगा, ये तो अल्फाबेट कैसे लिखे जाएंगे और किस तरीके से लिखना है ये उसके बारे में था। अगर कोई भी जो वर्ड जो इस्तेमाल किया जाएगा वो हमेशा ग्रीक या लैटिन वर्ड से लिया जाएगा। और ग्रीक और लैटिन वर्ड कैसी लैंग्वेज हैं? डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज का मतलब होता है कि अब इन लैंग्वेज को कोई भी बोलता नहीं, ठीक है, यानी कि इनको बोलने वाला या इनको कोई भी बोलने वाला व्यक्ति है नहीं अब। तो इस तरीके से इसको डेड लैंग्वेज बोली जाती है और इसी तरह का वर्ड जो है इस्तेमाल किया जाता है इनको लिखने के लिए। इसी तरीके से एक और आया ट्राइनोमियल सिस्टम। ट्राइनोमियल में जैसे बाइनोमियल था दो नेम्स के साथ, इसमें ट्राइनोमियल होता था। तो जो सब स्पीसीज वगैरह रहती थी उसको भी इसमें ऐड कर दिया जाता था, जैसे जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक नेम और सब स्पेसिफिक नेम रहता था उसमें। करिए जो ट्राइनोमियल जो सिस्टम है, तो उसमें ट्राइनोमियल जो प्रपोज किया वो हक्सले और स्ट्रिकलैंड दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको प्रपोज किया। उन्होंने क्या कहा कि जैसे हम एक ही, जैसे यहाँ पर अगर एग्जांपल देखें तो ब्रेसिका ओलेरेसिया वेरेटिका, ठीक है, तो बोट्रिएटिस जो है कॉलीफ्लावर और ब्रेसिका ओलेरा वेरेटा कैपिटाटा ये कैबेज, यानी कि कॉलीफ्लावर और कैबेज यानी कि फूल गोभी और पत्ता गोभी, और तीसरा एक ये नॉकखोल, ठीक है ना, ये बंगाली डिश होती है, ठीक है ना। तीनों एक ही कैटेगरी के हैं, यानी कि तीनों एक ही कैटेगरी के, सेम स्पीसीज और सेम जेनेरिक, लेकिन इनकी जो वैरायटी है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो वैरायटी डिफरेंट होने की वजह से अब इनको तो अलग अलग नाम देना है। तो उस कंडीशन पे इन्होंने ट्राइनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल सिस्टम को इन्होंने क्या किया, प्रपोज किया, जिसमें सब स्पेसिफिक नेम को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिसमें नेम ऑफ वैरायटी, यानी कि कई सारी ऐसी चीज होती है जिसमें कई सारी वैरायटीज होती है, तो उस वैरायटी को भी इंक्लूड करते हुए इन्होंने ट्राइनोमियल, जो कि इतना ज्यादा प्रचलित नहीं है, ज्यादातर तो बाइनोमियल ही चलता है, ठीक है। जैसे हम अगर होमोसेपियंस का देखें तो उसमें अगर ट्राइनोमियल के अकॉर्डिंग होमोसेपियंस सेपियंस ये हमारा नाम रहता है, और अगर बाइनोमियल के साथ देखा जाए तो होमोसेपियंस रहता है, ठीक है। इसके बाद जो है इसको कोड तो हमने बता ही दिया कि कोड के लिए है। जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो तीन तरीके से होता है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनिक। जैसे मैंने बताया था क्लासिफिकेशन को करने का सबसे पहले तरीका ये था कि आर्टिफिशियली किया जाता था, कि जैसा जो जानकारी मिली उसके अकॉर्डिंग उसका क्लासिफिकेशन कर, देखो उससे जैसा दिखता था अच्छा ठीक है तो वो उसकी कैटेगरी में डाल दिया। लेकिन बाद में फिर नेचुरल क्लासिफिकेशन के वो कहाँ मिल रहा है कैसे मिल रहा है फिर उसके अकॉर्डिंग बनाने लगे, ठीक है, जो कि बाद में जेनेरा पेरेंटरिनम जो बेंथम ओकर का था, काफी ज्यादा प्रचलित है आज भी जो है। अगर ग्रेजुएशन वगैरह में जो है यही वाला जो क्लासिफिकेशन है प्लांट में, काफी इसको जो है सराहना दी जाती है और काफी ज्यादा इसका प्रचलित भी है, जो जेनेरा पेरेंटरिनम में बेंथम ओकर के द्वारा डेवलप किया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद और ज्यादा फाइलोजेनेटिक सिस्टम का क्लासिफिकेशन आया, जो कि अब तक जो है चलता हुआ आ रहा है, जिसको हर कोई फॉलो करता है। जितने भी नए न्यूली क्लासिफिकेशन है वो सब इसी के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो जो क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे थे, जो टेक्सोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, तो जो टेक्सोनॉमी है नॉट अ सिंगल स्टेप, यानी कि वो सिंगल स्टेप नहीं है, मल्टीपल स्टेप है, और ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ सम कैटेगरी, ठीक है ना, ऑब्लिगेट कैटेगरी। किसको रिप्रेजेंट करता है? किसी ऑब्लिगेट कैटेगरी या रियल कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। और साथ में हमको ये भी बताता है कि वो पर्टिकुलर रिप्रेजेंट जो टेक्सोनॉमी है कि उसके बीच में कभी कभी क्या होता है कि हमने देखने को मिलता है कि क्लास है तो उसकी सब क्लास है, ऑर्डर है तो उसका सब ऑर्डर है, फैमिली है तो सब फैमिली, तो वो जो बीच में रहती हैं, बीच में अगर हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि अभी हमने देखा सब स्पीसीज, तो वो सारी कैटेगरीज जो हैं जो बीच में सब लगाकर आ जाती हैं वो इंटरमीडिएट कैटेगरी होती हैं। जो मेन अगर कैटेगरी की बात करें, जिनको हम ऑब्लिगेट कैटेगरी बोल रहे हैं, जो कैटेगरीज हैं जो कि अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है, जो टैक्सोन है जो कैटेगरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ग्रुप हैं, जो बड़े बड़े ग्रुप हैं, जो मेन ग्रुप हैं, वो मात्र 7 हैं। कौन कौन से? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये 7 ही होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है वो कैसी है? असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी फ्रॉम द स्पीसीज टू किंगडम, यानी कि ये हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में रहती है, ठीक है। ये कैसी रहेगी हमारी? असेंडिंग ऑर्डर में। स्पीसीज से जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, क्लास और फाइलम, डिवीजन और फिर उसके बाद किंगडम, ये हमेशा इसी ऑर्डर में रहेगा, ठीक है। और ये ऑर्डर हमेशा
पिरामिड की शेप में रहता है, उल्टा पिरामिड। ठीक है, उल्टा पिरामिड का मतलब है कि यहाँ पर उल्टा पिरामिड को इसमें इससे समझो इस तरीके का। ठीक है, उल्टा पिरामिड रहता है, यानी कि अगर ये जो भालू है इससे मिलता हुआ ब्लैक भालू, ब्राउन भालू, जो बियर जो है व्हाइट भालू, फिर उसके बाद जो है पोलर बियर और ब्लैक वाला भालू और जंगली वाला और ये व्हाइट वाला भालू। ठीक है, पोलर वाला। तो इसके जो जैसे सिमिलरिटीज है, तो इसमें नंबर ऑफ ग्रुप में जो नंबर ऑफ स्पीसीज हैं वो बढ़ती जा रही हैं। यानी कि जब ये जो पिरामिड है ये कैसे बढ़ता जा रहा है, एनिमल्स बढ़ते जा रहे हैं, उनकी जो सिमिलरिटीज हैं वो कम होती जा रही हैं और ग्रुप बड़ा होता जा रहा है। तो जो ग्रुप है, नंबर ऑफ कैटेगरीज का जो सबसे पहला ग्रुप है किंगडम, वो उतना ही बड़ा। फिर उसके बाद जो सेकंड आ रहा है फाइलम, वो और उससे छोटा। फिर उसके बाद ऑर्डर आ रहा है, वो और छोटा। फिर उसके बाद क्लास आ रही है, वो और छोटी। फिर उसके बाद क्लास के बाद फैमिली आ रही है ना, ऑर्डर आ रहा है वो और छोटा। फिर फैमिली आ रही है, फिर वो और छोटा। फिर उसके बाद जीनस आ रहा है, वो और छोटा। तो जीनस के बाद फैमिली के बाद फिर स्पीसीज आ रही है, तो वो सिंगल। ठीक है ना, तो सिंगल स्पीसीज। तो इस तरीके से ये जो कैटेगरीज हैं, ये जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाती हैं, ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर में जाती हैं, तो नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ते जाते हैं। इसको हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही काउंट किया जाता है। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं तो किसी पर्टिकुलर स्पीसीज की बात करते हैं, अब वो फिर हम देखते हैं कि ये पर्टिकुलर स्पीसीज जो है किससे बिलोंग करता है। क्या अच्छा ये बिल्ली मौसी, अच्छा ये उसी की फैमिली की तो है, तो उनकी फैमिली सेम है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि अच्छा वो कैसे हैं, ऑर्डर किस बात पर है कि वो कार्निवोरस हैं, सब खाने में, यानी कि सब कुछ खाते हैं, मतलब कार्निवोरस हैं, यानी मांसाहारी हैं सब। ठीक है, फिर उसके बाद क्या ये सब बच्चे देते हैं? हाँ, बच्चे के देने वाले कैटेगरी में सिर्फ यही नहीं आते, और भी आते हैं, भालू भी आता है इसमें, मछली भी आती हैं, ठीक है, कुछ पक्षी भी आते हैं, तो वो मैमेलिया ग्रुप में भी आते हैं, यानी कि ग्रुप और बड़ा हो गया, स्पीसीज और ज्यादा हो गई। फिर अगर ऊपर जाए तो कॉर्डेटा हैं, क्या इनमें सब में रीढ़ की हड्डी सेम रहती है? सब में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है? बिल्कुल पाई जाती है, तो इसलिए कॉर्डेटा संघ में डाल दिया। तो कॉर्डेटा संघ में अगर बात करेंगे तो उसमें कुत्ता, बिल्ली, सुअर और ये तुम्हारा पक्षी, बैट, बियर और ये वेल, मगरमच्छ, ये सब आ जाता है। ठीक है ना, यानी कि अगर ये देखा जाए तो किसका, ऑर्थोपोड का, ठीक है, रेप्टाइल का, सॉरी रेप्टाइल से। तो ये सारी कैटेगरीज जो हैं किसमें आ जाती हैं, कॉर्डेटा में आ जाती हैं, यानी और बड़ा ग्रुप। और एनिमल देखा जाए तो ये सब एनिमल्स होते हैं, तो और बड़ा ग्रुप हो जाता है। तो इस तरीके से ग्रुप जो है बड़ा होता जाता है। ठीक है, तो इसको जो है हम इसी तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं। और प्लांट के लिए टेक्सोनॉमी की जो कैटेगरी है, प्लांट्स के लिए हमेशा डिवीजन रहेगा और एनिमल के लिए हमेशा क्या रहेगा, फाइलम रहेगा। ठीक है, और इसको हमेशा इसी तरीके से स्पीसीज, जीनस, फैमिली, और जो लिखने का तरीका है वो इस तरीके से ही रहेगा। पहले किंगडम लिखा जाएगा, फिर डिवीजन, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। ठीक है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ जो एंटिटीज हैं या इस ग्रुप में नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो कम होते जाएंगे। क्यों कम होते जाएंगे? क्योंकि उनके बीच में जो सिमिलरिटीज हैं वो बढ़ती जाती हैं। ठीक है ना, उसका कारण आगे समझाएंगे उसको। फिर उसके बाद अगर हम कंपैरिजन देखें ह्यूमन और ऑस्ट्रिच, ये जो अभी देखा हमने, इसमें प्लांट और एनिमल के बीच में, ठीक है, तो डोमेन क्या है, यानी कि किंगडम क्या है उसका, यूकेरिया। ठीक है, यूकेरिया, ठीक है ना, ह्यूमन का यूकेरिया मतलब एनिमीलिया सबसे बड़ा। किंगडम क्या है उसका, यूकेरिया का मतलब है कि इनमें यूकेरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। डोमेन जो है ये उसमें नहीं आता, हायरार्की में नहीं आता, लेकिन डोमेन जो है, मेन डोमेन है कि ये यूकेरियोट से आता है, क्योंकि इसका जो डोमेन का जो सीन है कि इसको जब एवोल्यूशन वाला जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे कि जो एवोल्यूशनरी अगर देखा जाए तो बैक्टीरियाज को एक अपना ग्रुप दिया हुआ है, आर्किड्स को अपना एक ग्रुप दिया हुआ है, जहाँ पर आर्की बैक्टीरियाज आते हैं, और फंजाई को एक अलग दिया हुआ है। तो इस तरीके से जो यूकैरियोट्स होते हैं उनको एक अपना ग्रुप दिया हुआ है। तो अगर डोमेन देखा जाए तो इन दोनों का, प्लांट्स का और एनिमल्स का, ठीक है ना, दोनों का क्या है, सेम है। लेकिन किंगडम देखा जाए तो इसका एनिमिलिया और इसका प्लांटी, ठीक है, और अच्छा ऑस्ट्रिच का है, तो दोनों का एनिमिलिया। ठीक है ना, एनिमिलिया के बाद उसका अगर फाइलम देखा जाए तो ये दोनों कॉर्डेटा संघ में आ जाते हैं। क्लास देखा जाए तो ये मैमल्स है, ये एव्स हैं, ये अंडे देते हैं, और ये मैमल्स, यानी इनमें जो है मेमोरी ग्लैंड पाई जाती हैं। मेमोरी ग्लैंड मतलब दूध देने वाले, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, इनमें मेमोरी ग्लैंड्स नहीं पाई जाती। ऑर्डर देखा जाए तो ये प्राइमेट्स हैं, ये स्थनोफॉर्म्स हैं, और फिर उसके बाद फैमिली देखा तो ये होमिनिडी और ये अलग है।
तो इस तरह से जीनस जो है ये है होमो सेपियंस और ये क्या है स्ट्रेथोकोमिलस। तो ये जो हायरार्की रहती है, ये जो हायरार्की है, इसमें देखा जाए तो किंगडम में बहुत सारे क्लास आते हैं। एक क्लास नहीं होती, कई सारे क्लास आते हैं। उन कई सारी क्लास में से एक क्लास की बात करें तो उसमें एक कई सारे ऑर्डर आ जाते हैं। ठीक है, कई क्लास में एक कृषि क्लास में कई सारे ऑर्डर आ जाते हैं। अगर एक ऑर्डर की बात करें तो उसमें कई सारी फैमिलीज आ जाती हैं, कि एक अगर फैमिली की बात करें तो उसमें कई सारी ट्राइब्स आ जाती हैं। ठीक है, और फैमिली, और फिर उस ट्राइब भी अगर एक ट्राइब की बात करें तो उसमें कई सारे जीनियस आ जाते हैं, और अगर एक जीनस की बात करें तो कई सारी उसमें स्पीसीज आ जाती हैं, और अगर एक स्पीसीज की बात करें तो उसमें कई सारी सब स्पीसीज भी आ जाती हैं। इस तरीके से ये एक ट्री बनता है। ठीक है, पूरी हायरार्की रहती है और इनमें जो सिमिलरिटीज है वो बढ़ती जाती हैं। बार बार बता रहे हैं, सिमिलरिटीज बढ़ती जाती हैं। ये तुम्हारी एनसीईआरटी से लिया है, जिसमें जो मेन है, हाउस फ्लाई, मैंगो, व्हीट, इनके बारे में कंपैरिजन किया हुआ है कि उनके बायोलॉजिकल नेम क्या है। जैसे होमो सेपियंस, मुस्का, डोमेस्टिका, मैग्नीफेरा इंडिका, है ना, और ट्राइटिकम एस्टिबम। ठीक है ना, ये सब इनके जो है बायोलॉजिकल नेम और उनका क्या है कैटेगरी, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी में किस तरीके से उनको डिवाइड करना है, ये एक एग्जाम्पल के लिए तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। ये जो सिस्टमेटिक हम क्लासिफिकेशन करते हैं या कैटेगराइज करते हैं, इसको जो किंगडम होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि वो सब किंगडम कैसे होते हैं। एनीमिलिया किस चीज पर डिपेंड करता है कि उसमें सेल वॉल पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही। जितने भी प्लांट होते हैं, प्लांट को किस तरीके से डिसाइड करते हैं कि अगर उसमें सेल वॉल है तो वो प्लांट कहलाता है, सेल वॉल नहीं है तो उसमें क्या है, वो एनिमल कैटेगरी में रख देते हैं। तो इस तरह से उसको बड़े ग्रुप को एनीमिलिया ग्रुप में रख देते हैं। ठीक है, उनमें सब में यूकैरियोट्स में, एनिमल्स ग्रुप में। कॉर्डेटा में क्या है कि उनमें जो नोटोकॉर्ड्स है या वर्टिब्रेट कॉलम है, बैकबोन जो होती है, वो अगर पाई जा रही है किसी भी एनिमल में तो वो ऑटोमेटिकली किस क्लास में आ जाता है, किस कैटेगरी में आ जाता है, कॉर्डेटा कैटेगरी में आ जाता है, अगर उनमें पाई जा रही है। ठीक है, अगर नहीं पाई जा रही है तो नहीं आएगा। वही मैमिलिया में अगर सब में जो मेमोरी ग्लैंड्स अगर प्रेजेंट है, हेयर्स वगैरह है, बॉडी को मतलब पूरी बॉडी हेयर से कवर है, तो वो मैमिलिया ग्रुप में आ जाता है। वहीं अगर ऑर्डर की बात करें तो प्राइमेटा, तो उसमें क्या रहेगा, मैमल्स द फॉरवर्ड लुकिंग आईज द और ग्रास्पिंग। जैसे कि मैंने ये पेन पकड़ रखा है, इसको ग्रास्पिंग, इस तरीके से पकड़ने की जो क्षमता है उसको बोलते हैं ग्रास्पिंग फिंगर, यानी कि हम पकड़ सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से जैसे बंदर वगैरह पकड़ लेते हैं, तो वो सब भी इसी में आते हैं प्राइमेटा में। ठीक है, और लुकिंग फॉरवर्ड ना सामने देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक आधा ही देख पा रहे हैं, इधर का ही देख पा रहे हैं, इधर का नहीं देख पा रहे हैं, सामने जो देख पाते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में लुकिंग जो है मैमल्स, तो उनको क्या बोलते हैं हम, एक प्राइमेटा में रखते हैं। जैसे हमारी आईज है, बंदर की भी इस तरीके से था, सामने की तरफ देखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जैसे गधे को देखा जाए तो गधा आधा ही देखता है, ये दूसरी साइड का देख नहीं सकता। दूसरी साइड का अगर एक आंख उसकी बंद कर दी जाए तो दूसरी तरफ देखने के लिए उसको ऐसे घूमना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से उसको नहीं रख सकते प्राइमेटा में। प्राइमेटा में कौन, जो दोनों अपनी आईज से एक साथ सामने फॉरवर्डली देख रहा हो। तो फिर उसके बाद आती है फैमिली। फैमिली किस पर आधारित है, जैसे रिलेटिव ऑफ फ्लैट फेस और बाइनोकुलर विजन। तो बाइनोकुलर विजन जो है, जैसे हम देखते हैं, हाँ, ये हमारा जो विजन है वो बाइनोकुलर विजन है, और रिलेटिवली फ्लैट फेस, जो फेस है हमारा फ्लैट रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं निकला हुआ, इस तरीके का नहीं, फ्लैट फेस रहता है, तो हमारी एक जैसी फैमिली हो जाती है। तो वही जीनस जो अगर देखा जाए तो होमोनिड जो है, ब्रेन का जो पोस्चर है वो किस तरीके का है और कितना आयतन है, उसके अकॉर्डिंग होमोजीनियस। ठीक है, होमो कहलाता है, और जो स्पीसीज है वो जीनस है। बाइपेडल और हायर इंटेलिजेंस, यानी कि अगर हमारी जैसी इंटेलिजेंस और हमारे जैसे बाइपेडल, हमारी तरह चलने वाला, हमारी तरह बातें करने वाला, हमारी तरह इंटेलिजेंसी रखने वाला, और जिस तरह से हमारा कल्चर है, अगर इस तरीके का कोई जीव हमें सामने से दिखाई दे तो वो हम उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, इस वाली। लेकिन उसकी स्पीसीज अलग होगी, उसका स्पीसीज का नाम रखना पड़ेगा अगर इस तरह की कोई स्पीसीज मिलती है, लेकिन उसका जीनस जो है क्या रहेगा, होमो, क्योंकि उसकी जो ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है या ब्रेन का साइज है वो अगर होमो जैसा रहा, हमारे जैसा, जो भी इससे अगर सिमिलरिटी, उसकी सिमिलर चीजें मिल रही हैं, सिमिलर करेक्टर्स अगर मिल रहे हैं, ठीक है, तो उनको इसके अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई करते चलेंगे और उसको ग्रुप देते चलेंगे। ठीक है, इस ग्रुप में खासियत क्या रहती है कि जो इंक्रीज ऑफ सिमिलरिटीज वो क्या होती है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जो बढ़ती रहती है, और ऊपर की तरफ जो सिमिलरिटीज हैं वो कम होती जाती हैं। यानी कि दो
अगर स्पीसीज देखे जाएं, ठीक है, तो वो ज़्यादा, जैसे कि हम बंदर से ज़्यादा सिमिलर रहते हैं एज कम्पेयर टू किसी डॉग या बिल्ली से। क्यों? क्योंकि हमारे जो सिमिलरिटीज़ हैं वो हमारा जो जीनस और फैमिली है वो लगभग लगभग एक जैसी रहती है, प्राइमेटा ऑर्डर के आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो ये एनिमिलिया है, ये कॉर्डेटा है, जिनका सिमिलरिटीज़ के आधार पर, ये सिमिलरिटीज़ के आधार पर है, इनके ये कॉमन नेम है, ठीक है। ये लीमर है, ये पैमो है, ये ह्यूमन है, रिंग टेल वाला लीमर है, बंदर है, ठीक है ना, अर्थवर्म है, और यहाँ पर ये अर्थवर्म। तो ये सब एनिमल ही हैं, एनिमल की कैटेगरी में आ रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो इनकी जो सिमिलरिटीज हैं वो धीरे धीरे क्या होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं, ठीक है। नीचे की तरफ क्या हो रही है, डिक्रीज, ठीक है ना, इंक्रीज हो रही है, सिमिलरिटीज इंक्रीज हो रही हैं और डिससिमिलरिटीज इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है। इंक्रीज क्या हो रही है, सिमिलरिटीज, और डिक्रीज क्या हो रही है, डिससिमिलरिटीज, ठीक है। इसी तरीके से ये मैंने बताया ही कि सबकी कैटेगरी जैसे जैसे जिसके कैरेक्टर मिलते जाते हैं उनको कैटेगराइज कर देते हैं, ठीक है। तो हर एक एनिमल्स को कैटेगराइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और मैंने बताया बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर जो है किसने दिया, कैरोलस लिनियस ने। क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। सिंगल जो वर्ड रहता है, एक चीज और कि जो टैक्सा है वो एक सिंगल कैटेगरी को दर्शाता है, ठीक है ना। सिंगुलर जो टैक्सॉन है वो किसको दर्शा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है किसी कैटेगरी को, ठीक है। तो इसके बाद, इसके साथ ये हमारी जो यूनिट है यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके बाद सेकंड यूनिट जो है हम शुरू करेंगे, उसको आप देखिएगा, ठीक है। जय हिंद।